कछवाहा राजपूत या कच्छावा राजपूत कौन थे, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से मानी गई, ये राजस्थान या राजपुताना में कहां से आए, और जयपुर को राजधानी बनाने तक, जयपुर जो कि वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है, तो ये कभी कच्छावा या कछवाहा राजपूतों की भी राजधानी हुआ करती थी। तो यहां तक आने से पहले तक, यानी जयपुर तक पहुंचने से पहले तक इनका सफर किस प्रकार से रहा, ये किस प्रकार घूमते हुए वो राजपुताना में या राजस्थान में आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके संबंध में इतिहासकारों के या सोर्सेज के क्या मत हैं या क्या पक्ष हैं या क्या विचार हैं या क्या मान्यताएं हैं, इन सभी विषयों पर आमेर रियासत या जयपुर रियासत के इस लेक्चर में मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। अब ये मैं आपके लिए जयपुर के कच्छावा शासकों से संबंधित, यानी कि जयपुर रियासत या आमेर रियासत से संबंधित ये एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज के आने वाले लेक्चर्स में, यानी कि सीरीज के कंप्लीट होते होते आप जयपुर रियासत के इतिहास के संबंध में काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। हम ये प्रयास करेंगे जानने का कि जयपुर के कौन कौन से, यानी जयपुर रियासत से संबंधित, पर्टिकुलर मैं जयपुर ना बोलूं, जयपुर या आमेर रियासत से संबंधित कौन कौन से मुख्य यहां के शासक हुए, यहां के शासकों की क्या उपलब्धियां रही, क्या यहां के शासकों द्वारा राजपुताना की अन्य रियासतों के मामलों में भी हस्तक्षेप किया गया, क्या यहां के शासकों द्वारा राजपुताना की अन्य रियासतों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया गया, यहां के शासकों और मुगलों के मध्य किस प्रकार से सहयोग की नीति चली। तो जयपुर रियासत के इतिहास की सीरीज के आने वाले पार्ट्स में और इस पार्ट में सारे विषयों पर काफी डिटेल्ड, काफी विस्तृत रूप से मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। लेकिन इस पार्ट 1 में विशेष रूप से कच्छावा या कछवाहा राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये राजस्थान में कहां से आए, इस विषय पर मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। अब देखिए, ये बात तो स्पष्ट है, ये जान लेना भी जरूरी है कि जिस शासक या जिन शासकों के बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं या जानकारी लेने वाले हैं, वो कहां से संबंधित रहे हैं। तो इसकी जानकारी अभी मैंने आपको दी कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने, यानी कि राजपूतों की इस शाखा ने काफी लंबे समय तक शासन किया और राजपुताना पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। तो इसीलिए इनके संबंध में जानकारी लेना महत्वपूर्ण और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पहले हम बात करते हैं कि कच्छावा शासक आए कहां से थे या इनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या विचार रखे जाते हैं। तो देखो, ज्यादातर तो जो विचार रखा जाता है, जो मान्यता है या ज्यादातर जो विश्वास किया जाता है वो ऐसा है कि कच्छावा शासकों को भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उनका वंशज माना जाता है, और कुश के नाम से ही कुशवाहा और कुशवाहा से ही कछवाहा शब्द जो है ये अस्तित्व में आया। इसीलिए यदि इस मान्यता पर विश्वास किया जाए तो इसके अनुसार कच्छावा या कछवाहा शासक जो हैं ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। इसका अर्थ इस मान्यता के अनुसार ये सूर्यवंशी माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, आप यदि कभी आमेर जाएं, आमेर जो कि इस शाखा की पहले राजधानी हुआ करती थी जयपुर से पहले, जयपुर जो कि सन 1727 में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया था, तो इससे पहले तक आमेर जो है ये कच्छावा शासकों की राजधानी हुआ करती थी। जबकि वर्तमान में राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर जिले के अंतर्गत आमेर एक तहसील है। तो यदि आप कभी आमेर जाएं तो वहां पर 1612 ईस्वी का एक शिलालेख है, और उस शिलालेख में कच्छावा शासकों को रघुकुल तिलक या रघुवंश तिलक बताया गया है। इसका मतलब इस शिलालेख के अनुसार भी ऐसा माना गया है कि कच्छावा शासक जो हैं ये सूर्यवंश से ही संबंधित हैं, क्योंकि राजा रघु जो थे वो सूर्यवंशी थे, यानी कि भगवान राम के वंश से ही ये संबंधित हैं। तो इस शिलालेख के अनुसार भी ये सूर्यवंशी हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक और व्यक्ति की बात करूंगा, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनके अनुसार भी कच्छावा या कछवाहा शासकों को सूर्यवंशी माना गया है, और वो व्यक्ति हैं सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण का क्या पक्ष रहा या इनके क्या विचार रहे, उस पर चर्चा करने से पहले सूर्यमल मिश्रण के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए, सूर्यमल मिश्रण जो हैं ये बूंदी के शासक थे। महाराव राम सिंह उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, और इनके द्वारा प्रसिद्ध पुस्तकों की, ग्रंथों की रचना की गई है,
जिसमें वंश भास्कर या छंदमयूख या वीर सतसई, ये काफी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। और वंश भास्कर की रचना इन्होंने बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के कहने पर शुरू की थी, ठीक है। लेकिन वंश भास्कर को ये पूर्ण नहीं कर पाए थे, इसीलिए उसको पूर्ण करने का कार्य इनके जो पुत्र थे, जिनको दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, तो इनके जो पुत्र थे मुरारीदान, उन्होंने कंप्लीट किया था। तो ये थे सूर्यमल्ल मिश्रण। अब सूर्यमल्ल मिश्रण का इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन इन्होंने कछावा या कछवाहा राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में क्या पक्ष रखा है या किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने बताया है कि कुश के ही जो वंशज थे, भगवान राम के पुत्र कुश, और कुश के जो वंशज थे इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कूर्मी, और कूर्मी से संबंधित होने के कारण ही इनको कूर्मी वंशीय या कूर्म वंशीय कहा गया। और कूर्म वंशीय से धीरे धीरे कछवाहा या कछावा शब्द अस्तित्व में आया। यानी कि सूर्यमल्ल मिश्रण के अनुसार भी कछावा शासक या कछवाहा शासक जो हैं ये राम के वंश से ही संबंधित हैं, भगवान राम के वंश से, तो इनके अनुसार भी ये सूर्यवंशी हुए, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं एक दूसरा पक्ष और ले लेता हूं कि कछवाहा शासकों का संबंध कच्छप घट शासकों से भी बताया गया है। अब ये कच्छप घट शासक कौन थे? तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश की ओर, और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते हैं जैसे नरवर का, ग्वालियर का क्षेत्र, और इसके अतिरिक्त डुबकुंड। तो यहां डुबकुंड भी अगर आप जाएं तो यहां कुछ प्राचीन शिलालेख हैं जहां से काफी जानकारी मिलती है। तो यहां इन क्षेत्रों पर कभी कच्छप घट शासकों का शासन हुआ करता था, और इस दूसरे मत के अनुसार कछवाहा शासकों का संबंध इस कच्छप घट वंश से बताया गया है कि कछवाहा शासक इनसे संबंधित थे, और कच्छप घट से ही कछवाहा या कछावा शब्द यह अस्तित्व में आया। तो यहां पर देखिए दोनों ही पक्षों की मैंने आपके साथ चर्चा की कि इनको सूर्यवंशी माना गया है, उसके संबंध में क्या क्या बातें थी, क्या क्या पक्ष था, क्या क्या तर्क थे, क्या मत था, और दूसरा कच्छप घट वंश से संबंधित होने की बात भी मैंने आपके समक्ष रखी। अब मैं वापस पहले पॉइंट की ओर आ जाता हूं कि यदि ये सूर्यवंशी हैं, यानी कि भगवान राम के वंश से संबंधित हैं, राम के पुत्र कुश के अगर वंशज हैं, तो उनका शासन अयोध्या में हुआ करता था। अयोध्या जो कि वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। तो वो अयोध्या से और फिर राजस्थान की ओर, राजपुताना की ओर, वर्तमान राजस्थान की ओर कैसे आए, तो इस विषय पर थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं कि यदि इस पक्ष की हम बात करें कि कछवाहा शासक सूर्यवंशी हैं, तो देखो ये तो हमको पता है कि भगवान राम के समय सूर्यवंशियों की जो राजधानी थी वो अयोध्या हुआ करती थी। उनके जो पुत्र थे कुश, और कुश के जो वंशज थे वो अयोध्या से निकलकर और फिर मुकुटपुर के क्षेत्र में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सोन नदी के आसपास के जो इलाके थे उन पर अपना अधिकार कर लिया। अब सोन नदी मतलब कि सोन नदी का जो उद्गम होता है वो वर्तमान मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, और अमरकंटक को आप लिंक करके ध्यान रख सकते हैं नर्मदा नदी से, क्योंकि नर्मदा भी अमरकंटक से ही निकलती है। अब मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है सोन नदी, जो कि गंगा से जाकर मिल जाती है। तो इसी सोन नदी के जो क्षेत्र थे जैसे साकेत हो गया, रोहिताश हो गया, तो उन क्षेत्रों पर कुश के जो वंशज थे उन्होंने जाकर अधिकार कर लिया। यानी कि अब वो धीरे धीरे अयोध्या से और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश, उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, वर्तमान मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसी वंश में सन 826 ईस्वी में राजा नल ने नरवर में, नरवर जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है, नरवर में अपने राज्य की नींव रखी। अब देखिए राजा नल का अगर नाम आया तो इनके विषय में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बात तो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है। कि राजा नल के एक पुत्र थे जिनका नाम था ढोला, हालांकि उनका नाम था साल्ह कुमार, जिनको ढोला राजा के नाम से जाना गया। तो ढोला का जो विवाह है वो मारू से किया गया था, और राजस्थान में साहित्य के क्षेत्र में ये अपना महत्व रखती हैं। प्रेम कहानियों पर आधारित है, गीतों पर इनके संबंध में काफी कहानियां या गीत या रचनाएं आपको मिल जाएंगी, जो कि ढोला मारू के नाम से काफी प्रसिद्ध है। तो इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि जांगल प्रदेश में पूगल के एक शासक थे जिनका नाम था पिंगल। जांगल प्रदेश वर्तमान में बीकानेर और आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है जांगल प्रदेश, और इसी में बीकानेर जिले में एक राजधानी, बीकानेर जिले में एक तहसील आती है पूगल। तो पूगल के एक शासक थे जिनका नाम था पिंगल, और पिंगल की पुत्री थी जिनका नाम था मारू या मरवन। तो मारू या मरवन की शादी
बचपन में ही, यानी कि जब वो 1.5 साल की थी और ढोला 3 साल के थे, तभी उनकी शादी कर दी गई थी, यानी कि उनका बचपन में विवाह कर दिया गया था। और बाद में फिर जब वो बड़ी हुई और मारू या मरवन को अपने इस विवाह के बारे में पता चला, तो उन्होंने ढोला राजा से संपर्क करने का काफी प्रयास किया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, ढोला राजा की एक और जो पत्नी थी मालवणी, वो मरवन के भेजे हुए संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने देती थी। और यानी कि उनके मिलने की, उनके संघर्ष की एक कहानी है। मैं पूरी इस पर डिटेल से नहीं जाऊंगा, पूरी मैं चर्चा करूंगा तो मैं अपने पॉइंट से अलग हो जाऊंगा, अपने विषय से भटक जाऊंगा, इसलिए मोटी मोटी आपके साथ बात कर लेता हूं कि उनकी प्रेम कहानी से संबंधित है और फिर बाद में अंत में उनका मिलन हो जाता है, जो कि ढोला मारू के नाम से ये कविताएं हैं। तो राजा नल के पुत्र थे ढोला और उनका विवाह हुआ था मारू से। अब हम आगे, अब धीरे धीरे हमारे मेन हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं और अब धीरे धीरे कछवाहा शासक, यानी कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज अगर ये माने गए हैं, तो अब ये धीरे धीरे राजपुताना की ओर कैसे आए, मैं उस विषय की ओर आपको लेकर चल रहा हूं। तो राजा नल के ही पश्चात उनकी ही पीढ़ी में 21st जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, 21वीं पीढ़ी की। और 21वीं पीढ़ी में एक शासक हुए थे जिनका नाम था सोढ़ादेव। तो सोढ़ादेव के पुत्र थे जिनका नाम था तेजकर्ण, और तेजकर्ण बहुत सुंदर थे और सुंदरता का एक पर्याय दूल्हे को भी माना जाता है कि दूल्हा मतलब सुंदरता का एक पर्याय। तो इसीलिए तेजकर्ण को सुंदर होने के कारण दुले राय या धोला राय कहा गया। तो अब हम विषय की ओर आ रहे हैं कि तेजकर्ण या दुले राय या धोला राय का विवाह दौसा के चौहान जो शासक थे रालपसी, उनकी पुत्री जो थी सुजान कंवर से हुआ था। अब दौसा पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर, राजपुताना के अंदर कछावा शासकों की जो पहली राजधानी है वो दौसा होने वाली है। यानी कि राजस्थान में दौसा जो है वो कछवाहा शासकों की पहली राजधानी थी। उसके बाद फिर जमवारामगढ़ हुई, फिर आमेर हुई और फिर जयपुर हुई। वो अभी धीरे धीरे बाद में चर्चा का विषय है। तो दौसा नगर पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दौसा में उस समय 2 राजवंशों का शासन हुआ करता था, एक तो चौहानों का और एक बड़गुजरों का। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इन दोनों में शत्रुता बढ़ती चली गई। शत्रुता बढ़ने के कारण चौहान शासक रालपसी ने अपने जवाई दुलेर राय या तेजकर्ण को अपनी सहायता के लिए बुलाया और दुलेर राय ने बड़गुजरों को पराजित किया और दौसा के संपूर्ण क्षेत्र पर चौहानों का अधिकार हो गया। बाद में रालपसी चौहान ने क्या किया, दौसा का जो क्षेत्र है वो दुलेर राय को दे दिया। लेकिन देखिए, अब हम अगर और अध्ययन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि दुलेर राय पहले दौसा के शासक नहीं बने थे। दुलेर राय ने अपने पिता सोढ़ादेव को बुलाया और सोढ़ादेव को दौसा का शासक बनाया सन 1996 से और 1006 ईस्वी तक। हालांकि मैं समय की चर्चा आपके साथ करूंगा, क्योंकि दुलेर राय के राजस्थान में आने के समय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत अलग अलग जानकारी है, उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। एक बार मैं पॉइंट को एक बार बात कर लेता हूं कि सन 1996 में दुलेर राय ने अपने पिता सोढ़ादेव को बुलाया। सोढ़ादेव ने 1996 से 1006 तक दौसा पर शासन किया। उसके बाद 1006 से और 1035 ईस्वी तक दुलेर राय द्वारा आगे का शासन किया जाना बताया गया है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि दुलेर राय का वास्तविक समय आखिर था क्या। तो इस संबंध में इतिहासकार क्या कहते हैं, एक तो मैं बात करता हूं गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। गौरीशंकर हीराचंद ओझा दुलेर राय का जो समय मानते हैं राजस्थान में उनकी सत्ता स्थापित करने का सन 1137 ईस्वी मानते हैं। इसके अतिरिक्त इंपीरियल गजेटियर की अगर हम बात करें तो वहां हमको टाइम देखने को मिलता है 1128 ईस्वी का। लेकिन माने किसको, तो ज्यादातर जो माना जाता है दुलेर राय का राजस्थान में आने का समय वो माना जाता है 1097 या 98 से 1184 ईस्वी के मध्य का। यानी इस अंतराल में दुलेर राय राजस्थान या राजपुताना की ओर आए थे और उनकी पहली राजधानी रही थी दौसा। यहां तक सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि दौसा के बाद से दुलेर राय ने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया और अब वो आए जयपुर जिले की ओर, मतलब वर्तमान जो जयपुर जिला है उसकी ओर आए। और वर्तमान जयपुर जिले में एक क्षेत्र आता है जमवा रामगढ़, एक तहसील आती है जमवा रामगढ़। तो इस जमवा रामगढ़ का पहले नाम हुआ करता था माची या माझी।
यानी कि मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं जमवा रामगढ़ की, क्योंकि दौसा के बाद अब अगली जो राजधानी होने वाली है वो जमवा रामगढ़ होने वाली है। इसलिए तो जमवा रामगढ़ पर उस समय मीणाओं का अधिकार हुआ करता था, और न केवल जमवा रामगढ़ पर, जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों पर मीणाओं का काफी अच्छा अधिकार हुआ करता था। तो जमवा रामगढ़ पर अब अपना ध्यान केंद्रित करें कि उस समय जमवा रामगढ़ को माची या माझी कहा जाता था, और दुले राय ने मीणाओं को पराजित करके और जमवा रामगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और उसका नाम रखा अपने पूर्वज ईश्वर राम के नाम पर रामगढ़। और बाद में फिर दुले राय के द्वारा ही यहां पर अपनी कुल देवी यानी कछवाहा शासकों की जो कुल देवी हैं जमुआय माता, उनके मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। तो इसी के कारण इसका फिर नाम पड़ा जमुआ रामगढ़। अब आप ये ध्यान रखना, अब जब ये विषय आया तो एक बार थोड़ी सी हम कछवाहा शासकों की कुल देवी की भी बात कर लेते हैं कि कछवाहा शासकों की जो कुल देवी हैं वो हैं जमुआय माता, और ये जमवा रामगढ़ में इनका मंदिर है। इनको अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कई बार जो क्वेश्चन है वो कछवाहा शासकों की इष्ट देवी या आराध्य देवी के संबंध में भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, कछवाहा शासकों की जो आराध्य देवी हैं वो हैं शीला माता। शीला माता का जो मंदिर है वो आमेर के महलों में स्थापित कराया था जयपुर के शासक मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। मानसिंह फर्स्ट शीला माता की जो मूर्ति है वो बंगाल अभियान पर जब गए थे तो वहां से लाए थे और उनको लाकर आमेर के महलों में स्थापित कराया था। और वर्तमान शीला माता के मंदिर का जो स्वरूप है वो जयपुर के जो शासक थे राम सिंह, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो क्लियर है यहां तक? मैं वापस अपने पॉइंट पर आ जाता हूं कि दुले राय दौसा से अगली राजधानी जमवा रामगढ़ को बनाया, और जमवा रामगढ़ के बाद अब आगे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया, और उन्होंने काफी जो क्षेत्र हैं वो मीणाओं से छीने। जैसे एक तो गैटोर के क्षेत्र पर अधिकार किया। गैटोर जो कि उस समय गीता मीणा के अधिकार में आता था, वर्तमान में ये सारे क्षेत्र जो मैं बोल रहा हूं ये जयपुर जिले में आते हैं। गैटोर के लिए आप ध्यान रखें कि गैटोर जो है वो जयपुर के शासकों की छत्रियों के लिए प्रसिद्ध है, कि जब किसी शासक की मृत्यु होती थी, उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, तो स्मारक के तौर पर एक छतरी बना दी जाती थी। तो जयपुर के शासकों की जो छतरियां हैं वो गैटोर में बनी हुई हैं। और खोह के क्षेत्र पर भी दुले राय ने अधिकार कर लिया। खोह का जो क्षेत्र है वो आलन सिंह या आलम सिंह मीणा को पराजित करके और फिर दुले राय ने जीत लिया था। अब देखो यहां पर थोड़ी सी एक बार और मैं चर्चा कर लेता हूं विषय पर, क्योंकि दौसा के बाद अब ये जो राजधानी रही जमवा रामगढ़, तो जमवा रामगढ़ में ये एक बांध आता है, एक डैम आता है जिसको रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। अब रामगढ़ बांध की वर्तमान में क्या स्थिति है ये तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। एनक्रोचमेंट के कारण, अतिक्रमण के कारण वहां पानी नहीं भर पाता है, या पानी भी अगर पहुंचता है तो बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। लेकिन ये रामगढ़ हमेशा से ही ऐसा नहीं था जैसा आज है। कभी यहां पर पानी से लबालब हुआ करता था और यहां पर गुलाब की खेती भी हुआ करती थी, और इसी के कारण इसको कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों? क्योंकि यहां कभी गुलाब की खेती हुआ करती थी, और पुष्कर जो है वो गुलाब के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। वहां पर बहुत अच्छी सुगंध वाले गुलाब के फूल होते हैं, तो यहां पर भी बहुत अच्छी किस्म के गुलाब हुआ करते थे। इसी के कारण रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता था। लेकिन अब यहां दो शब्द आए, मैंने दोनों को क्लियर कर देता हूं। पुष्कर तो क्यों कहा जाता था ये मैंने क्लियर कर दिया। ढूंढाड़ क्या है, ये ढूंढाड़ कहां से आ गया, तो एक बार मैं इस विषय पर चर्चा कर लेता हूं, ढूंढाड़ के विषय में, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो जयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये ढूंढाड़ का क्षेत्र कहा जाता है, और यहां जो बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है उसको ढूंढाड़ी कहा जाता है। अब ढूंढाड़ क्यों कहा जाता है इस संबंध में हो सकता है आपने अलग अलग बातें पढ़ी हो, तो मैं सारे मत या सारे पक्ष या सारे विचार आपके सामने रख दूंगा। एक कारण तो यह बताया जाता है कि यहां ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसको ढूंढाड़ कहा गया। इसके अतिरिक्त एक और कारण बताया जाता है कि जब गजनवी ने सांबर के चौहानों पर आक्रमण किया था, तो उस समय यहां के जो शासक थे सांबर के चौहानों के, वो थे बीसल देव चौहान। ध्यान रखना ये बीसल देव चौहान फोर्थ नहीं है, विग्रहराज चौहान फोर्थ नहीं है, क्योंकि उनका शासनकाल बाद में आएगा। तो बीसल देव चौहान यहां से निकलकर, सांबर से निकलकर, और वो जोबनेर चले गए थे। जोबनेर जो कि वर्तमान में जयपुर में आता है, और फिर यहां रहते हुए उन्होंने अपनी शक्ति को संगठित किया और फिर अपने शत्रुओं को ढूंढ कर मारा। इसी के कारण इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा हो ऐसा बताया गया है।
इसके अतिरिक्त कर्नल जेम्स टोड भी इस संबंध में कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि यहां कोई ऐसा टीला हुआ करता था, यज्ञ का टीला, जिसका नाम ढूंढाड़ था, और उसके कारण ही इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा गया। एक और पक्ष की मैं चर्चा कर लेता हूं कि ऐसा बताया जाता है यहां इस क्षेत्र में कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो दूसरों को परेशान करता था, आतंकित करता था, मतलब राक्षस। अब राक्षस का मतलब भूत नहीं, वो व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करे वो राक्षस ही है। तो ऐसा कोई व्यक्ति यहां रहता था जिसका नाम था ढूंढू, और वो व्यक्ति गलता की गुफा में रहता था। गलता जो कि वर्तमान में जयपुर जिले में ही आता है, और यहां गलता की गुफा में ऐसा रहता था, ऐसी मान्यता है, ऐसा बताया जाता है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, और उसी के कारण इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा गया। तो वापस मैं पॉइंट पर आ जाता हूं। मैं चर्चा कर रहा था दौसा के बाद राजधानी जमवा रामगढ़ की। जमवा रामगढ़ उन्होंने कैसे और किन से जीती, मैंने उसकी चर्चा की। फिर मैंने रामगढ़ की बात की। रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, मैंने उस विषय पर चर्चा की। ढूंढाड़ का अर्थ क्या है या ढूंढाड़ किसको कहा गया, मैंने उस विषय पर चर्चा की। अब इसके बाद आगे क्या हुआ, दुले राय की देखिए मृत्यु हो गई थी, और दुले राय की मृत्यु के बाद अगले जो शासक बनेंगे वो बनेंगे उनके पुत्र कोकिल देव। तो कोकिल देव के बारे में थोड़ी सी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं कि दुले राय ने एक तो सुजान कंवर से विवाह किया था, मैंने आपको बताया दौसा के जो चौहान शासक थे रालपसी चौहान, उनकी पुत्री सुजान कंवर। इसके अतिरिक्त दुले राय ने मारुनी से भी विवाह किया था। तो दुले राय और मारुनी की जो संतान थे वो थे कोकिल देव। अब कोकिल देव के शासनकाल में आगे क्या हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे जयपुर रियासत के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।